Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing good. This is Arisha Asif and welcome to my channel BBM Master with Arisha Asif. तो आज का हमारा टॉपिक है प्राइसिंग के ऊपर। प्राइसिंग क्या होती है, क्यों होती है, किस तरह से यूज़ की जाती है, क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमारी प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हम आज इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होंगी कि व्हाट इज़ प्राइस, परसेप्शन ऑफ वैल्यू, फिर कंपनी एंड प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, फिर आपके एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं जो आपकी प्राइस के डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भाई प्राइस होती क्या है। प्राइस वो पैसा होता है जो कंपनी प्रोडक्ट लेने के लिए देती है, ठीक है, जो कस्टमर लेने के लिए देता है। मींस आप जो भी प्रोडक्ट चाहते हो, ठीक, अब आपको वो चीज़ चाहिए, उस प्रोडक्ट के बेनिफिट चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप अपना पैसा दोगे, तो इन रिटर्न आपको उस प्रोडक्ट के प्राइस मिलेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए तो कस्टमर पैसा देता है और फिर उसको इनडायरेक्टली क्या मिलता है, उसको प्रोडक्ट या बेनिफिट मिल रहा होता है उस पैसा देने के क्या बोलते हैं, रिएक्शन में। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि प्राइस ही मार्केटिंग मिक्स का वो पार्ट होता है जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है। ठीक है, अगर आप मार्केटिंग मिक्स के अंदर बात करो तो क्या क्या होते हैं कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जो रेवेन्यू जनरेट करने वाला आपके पास एलिमेंट होता है, जो प्रोडक्ट मिक्स होता है 4 P's में से, वो होता है आपका प्राइस। ये आपकी कॉस्ट बनाता है, ठीक है, और आपका रेवेन्यू जनरेट होता है इसके थ्रू। फिर उसके बाद हम आते हैं कि भाई हमारा फैक्टर टू कंसीडर व्हेन सेटिंग प्राइस। इसके अंदर जब हमारी कंपनी अपने प्राइस सेट कर रही होती है तो 3 मेन चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर कंपनी अपनी प्राइस सेट कर रही होती है। वो कौन कौन सी होती हैं? कस्टमर वैल्यू होती है, फिर कॉस्ट होती है और अदर फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर मार्केट और कंपेटिटर्स वगैरह आ रहे होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू क्या होता है। ये क्या होता है कि इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि कस्टमर की कितनी वैल्यू, मतलब कस्टमर प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू फील करता है, मीन्स उसको चाहिए वो प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ आ जाती है कि सबसे पहले आता है कि भाई वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है। अच्छा, ये कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू, ये देखो यहाँ पे आ रहा है, ये मेन हेडिंग है, ये सब हेडिंग है उसकी। उसके बाद हमारे पास आता है कि वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के अंदर क्या होता है कि प्राइस कस्टमर की परसेप्शन पर सेट होती है, ठीक है, कॉस्ट पर नहीं हो रही होती। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूँ तो एक बर्गर है जिसकी कॉस्ट है 150, ठीक है, लेकिन कस्टमर उसे प्रीमियम समझ रहा है। सही है, वो ये नहीं समझ रहा है कि हाँ नॉर्मल ठेले वाला बर्गर है इस तरह का, ये नहीं सोच रहा वो। ठीक है, वो उसको क्या भाई फील कर रहा है, भाई प्रीमियम बर्गर खा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी ये नहीं देखेगी कि भाई मुझे कॉस्ट 150 पड़ रही है तो मैं 150 रखता हूँ या लेट सपोज 200 रख देता हूँ। ये नहीं सोचेगी। जब कस्टमर उसकी वैल्यू बढ़ा रहा है उसको प्रीमियम बोल के, तो कंपनी फ़ौरन उससे प्रॉफिट जनरेट करना चाहेगी। तो क्या करेगी कंपनी, फ़ौरन 300 प्राइस रख देगी। अब जब कस्टमर किसी चीज़ को प्रीमियम समझता है ना, तो उसके लिए वो जितना चाहे वो पे कर सकता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि भाई आपको जो है वो एक तरफ मैकडॉनल्ड्स मिल रहा है सेम प्राइस के अंदर और दूसरी तरफ आपको जो है वो क्या बोलते हैं, लेट्स सपोज मिस्टर बर्गर मिल रहा है। ठीक है, आप किसको प्रेफर करोगे? आप बोलोगे यार मैकडॉनल्ड्स साइड चलते हैं, ठीक है, लेकिन जिसको मिस्टर बर्गर का टेस्ट पसंद है तो वो मिस्टर बर्गर की साइड जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन जो बिल्कुल न्यूट्रल बंदा है, उसने दोनों का खाया हुआ, बोलेगा यार मैकडॉनल्ड खाता है, उसका नाम भी है, टेस्ट भी है, ये सब चीज़ें, तो आप वो खाओगे। ठीक है, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया आपको। तो क्या होगा, वैल्यू बेस के अंदर, प्राइसिंग के अंदर क्या होता है कि आप कस्टमर की मतलब जो उनकी प्राइस सेट हुई होती है उसकी बेसिस पे आप चार्ज करते हो उनको। ठीक है, अब उसके बाद इसके अंदर भी सब टाइप्स आती है। जैसे कि पहली थी कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू, के अंदर आपके पास पहला फैक्टर आता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। अब वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के अंदर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक गुड वैल्यू प्राइसिंग मिलेगी, ठीक है, या अभी आपके पास आ गया है ये गुड वैल्यू प्राइसिंग। गुड वैल्यू प्राइसिंग क्या होती है कि आप गुड क्वालिटी दो प्लस फेयर प्राइसेस दो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं कि भाई अगर 250 का बर्गर आपको अच्छे टेस्ट के साथ मिल रहा है, ठीक है, आप क्या समझोगे कि भाई ये चीप है, एक्सपेंसिव है? आप बिल्कुल नहीं सोचोगे इस तरह का। आप बोलोगे भाई सही है, नॉर्मल लेवल में आ रहा है। अगर आपके पास कुछ भी रिक्वायरमेंट मतलब ऐसा सच ना हो दिल, अगर आपके सामने ये ऑप्शन आ जाए तो आप बोलोगे हाँ चलो ये ट्राई कर लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आता है एवरीडे लो प्राइसिंग। इसके अंदर क्या होता है, एवरीडे लो प्राइसिंग के अंदर, एवरीडे लो प्राइसिंग के अंदर क्या होता है, हर दिन जो आपकी प्राइस है वो कम होती जाती है, लेकिन कंपनी जो है वो डिस्काउंट ऑफर नहीं कर रही होती आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक स्टोर है वो हमेशा लो प्राइसेस ही रखता है। ठीक है, आपको पता ही है कि भाई ये बंदा लो प्राइस रखता है, हाई प्राइस कभी नहीं रखता है। तो अब इसकी एग्जांपल क्या होगी वो, तो फिर क्या होगा इसके अंदर, वो क्या करेगा, वो जब ज़ाहिर है बंदा अपनी प्राइसेस लो रख रहा है तो आपको डेली डिस्काउंट देके वो क्या अपना लॉस करेगा? नहीं, वो इसमें एवरी डे लो प्राइसेस के अंदर वो अपनी प्राइसेस कम रखेगा लेकिन आपको डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपको बताता है हाई लो प्राइसिंग।
हाई लो प्राइसिंग के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल प्राइस हाई होती है, ठीक है, कभी कभी वो क्या करता है, वो डिस्काउंट ऑफर कर देता है ताकि कस्टमर को फ़ौरन किसी एक सीज़न के लिए वो ग्रैब कर सके कि हाँ भाई उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से सेल आउट कर सके, ठीक है, वो जो सीजनल डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं, ठीक, वो वाला। फिर उसके बाद आपके पास आता है वैल्यू एडेड प्राइसिंग। वैल्यू एडेड प्राइसिंग के अंदर क्या होता है कि आप एक्स्ट्रा फीचर ऐड करके प्राइस को जस्टिफाई कर रहे होते हो कि भाई हम देखो, हम आपको इसके साथ ये फ्री दे रहे हैं, हम आपको जो है वो इसके साथ ये वाली सर्विस आपको फ्री दे रहे हैं। तो इस तरह से आपका वैल्यू एडेड सर्विस होता है, इसके अंदर आपको एक वैल्यू ऐड कर रहे होते हो। जैसे कि आपका एक होता है कि भाई आपको बर्गर के साथ फ्री ड्रिंक का भी ऑफर हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के अंदर आपके पास क्या होता है कि कॉस्ट की बेस पर सेट हो रही होती है आपकी प्राइस। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर बात की जाए कि भाई आपका कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू आपकी प्राइस, इस फॉर्मूला की बेसिस पे आपका कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग रखी जाती है। सबसे पहले इसके अंदर टाइप्स आ जाती हैं कि भाई टाइप्स ऑफ कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं, आपको मेजरली पता ही होंगी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। एक होती है फिक्स कॉस्ट, दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को मिला के आपके पास बनती है टोटल कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट क्या होती है, ये नॉर्मल प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है जो कभी भी चेंज नहीं होगी या आपकी कंपलसरी ही होंगे, ठीक है। जैसे कि आपका रेंट हो गया, सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक बिल हो गया, वो सब चीज़ें आपकी फ़िक्स कॉस्ट के अंदर आएंगी। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो चीज़ कंपलसरी चाहिए वो आपकी फ़िक्स कॉस्ट में आएगी। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर वो वाले एलिमेंट आएंगे जो प्रोडक्शन करते हुए कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरह से वो वेरिएबल मीन्स वेरी करते हों विद द पैसेज ऑफ टाइम या सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसके अंदर क्या एग्जांपल आती है कि भाई रॉ मटेरियल हो गया, आपकी पैकेजिंग की कॉस्ट कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। जो आपका रॉ मटेरियल होता है वो भी कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। अगर आप बर्गर की बात करो तो उसके अंदर ज़ाहिर है पैटी डलता है, तो आप चिकन दे रहे हो, बीफ दे रहे हो, फिश दे रहे हो, तो ये सब चीज़ें इनकी प्राइसेस के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। तो कभी चिकन महंगी हो जाती है, कभी बीफ महंगी हो जाती है। तो इस तरह से आपकी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन जो रेस्टोरेंट अगर आपने खोला हुआ है उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका स्टाफ, ये सब चीज़ें आपकी फ़िक्स कॉस्ट के अंदर आएंगी क्योंकि सैलरी आपको कंपलसरी देनी है। लेकिन आपकी जो फ़िश की प्राइस है अगर वो वैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से वो और हाई हो जाती हैं, तो फिर आपका ये क्या है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम या किसी कंडीशन के थ्रू वो चेंज हो रही होती है, वेरी कर रही होती है। अब टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट आपकी टोटल कॉस्ट बन जाती है। इसकी बेसिस पे आप देखते हो कि भाई मुझे कॉस्ट कितनी पड़ी है प्रोडक्ट बनाने में और फिर मुझे इस पे प्रॉफिट कितना चार्ज करना है, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास आता है कॉन्सेप्ट लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व के अंदर आपके पास क्या होता है, अच्छा ये फिक्स कॉस्ट के अंदर है, ये सारी चीज़ें आपको आपके पास दिखी हुई। फिक्स कॉस्ट में क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है कि भाई लर्निंग कर्व्स क्या होते हैं। लर्निंग कर्व्स क्या है कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाएगी। अगर आप अपनी प्रोडक्शन आपका जो है पूरे दिन का आपने मशीन का वो लिया हुआ है, एरिया लिया हुआ है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि भाई मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी, मुझे इतने यूनिट्स बना 100 यूनिट्स बनाने हैं लेट्स सपोज, ठीक है। अब आप 100 यूनिट्स बना रहे हो, अब आपके 100 यूनिट्स जो हैं वो सुबह ही बन गए। अब वो जो पूरा दिन है दोपहर से लेकर रात तक का वो आपका बिला फजूल का चार्ज किया जा रहा है, आपकी मशीनरी कॉस्ट लग रही है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लग रही है, आपकी लेबर कॉस्ट लग रही है, ये सब चीज़ें आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट में जा रही हैं। अगर आप इसी टाइम को यूटिलाइज़ करो, अगर आप 100 की जगह 1000 बना लो, तो आपका जो वो 100 का खर्चा है वो 1000 में आपकी मतलब प्रोडक्ट यूनिट कम हो जाएगा, आपकी जो कॉस्ट है वो कम लगेगी उस चीज़ के अंदर, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, इसको आप एक्सपीरियंस इफेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट आता है कि भाई कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होती है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में प्रॉफिट ऐड करना होता है, ठीक है, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करना होता है इन शॉर्ट। अब कैसे कि लेट सपोज आपका एक बर्गर बनाने में आपको कॉस्ट पड़ रही है 150, अब आप बोल रहे हो यार मैं जो है वो प्रॉफिट 50 रुपीज़ डालता हूँ, ठीक है। तब आपकी प्राइस टोटल कितनी हो गई, 200, ठीक है। इसमें क्या हुआ, कॉस्ट आपकी 150 थी, प्रॉफिट आपका 50 था, दोनों को प्लस किया तो आपके पास क्या आ गया, प्राइस आ गई, ठीक है। अब इसका जो है आपके पास जो फिर उसके बाद आपके साथ है ब्रेक इवन प्राइसिंग। ब्रेक इवन प्राइसिंग के अंदर क्या होता है कि वो पॉइंट जहाँ टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू हो, मीन जहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस हो। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट बर्गर बिजनेस के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट की थी उतना ही आपको रिटर्न मिल रहा है, तो आप ब्रेक इवन पे हो, मीन्स आपको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ठीक है। आपको आपने जितना इन्वेस्ट किया था आपको उतना ही मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्या आता है, टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग। टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग के अंदर क्या होता है, कंपनी स्पेसिफिक प्रॉफिट रखती है, डिसाइड करती है कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए और उसके हिसाब से फिर अपनी प्राइसिंग सेट करती है। अगर उसने एक महीने का टारगेट रखा हुआ है कि मुझे 50,000 प्रॉफिट चाहिए, तो अब वो उसी के हिसाब से अपना पर यूनिट प्राइस सेट करेगा ताकि उसको इतने कोई सर्टेन यूनिट रख के उसको आपको 50,000 रुपये यूनिट प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो ये टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग होती है। उसके बाद आपके पास होता है कि अदर एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्या बोलते हैं फैक्टर्स। ये वो फैक्टर्स होते हैं हाँ, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो सिर्फ कॉस्ट ऑफ वैल्यू से नहीं
और भी फैक्टर से अफेक्ट होते हो, ठीक है। अब सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग के अंदर आपके पास क्या आता है कि पहले सेलिंग प्राइस डिसाइड करो, फिर कॉस्ट उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल करो, ठीक है। आपने पहले डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे इतने में ही बेच रहे हैं, अब उसके अकॉर्डिंग आप सेट करो कि भाई आपको कॉस्ट कितनी रखनी है, कितने में, इतने में बनाना है। अब मतलब ये हुआ कि लेट सपोज मैं बोल रही हूँ मेरी जो वैसे बर्गर बन रहा था वो 150 का बन रहा था, ठीक है। जिसके अंदर आपका सारा पैकेजिंग मिला के, आपके जो बन हो गए, आपका पैटी हो गया, आपके जो मसाले हो गए, उन सबको मिला के मेरा 150 कॉस्ट पड़ रही है। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे ये बर्गर जो है वो 300 में बेचना है, ठीक है। अब मैं अपनी प्राइसेस जो हैं वो उसी के अकॉर्डिंग सेट करूँगी कि भाई मुझे अगर लेट सपोज कस्टमर ने मुझे बोला है कि भाई 200 पे करना है, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, फ़ौरन 150 मतलब उससे कम जितना भी वो डिसाइड कर रही है कंपनी, जितनी उसकी कॉस्ट लग रही है कि भाई इतना करना है, तो उससे कम वो उसको डिसाइड करेगी बनाने का कि भाई मुझे कम रॉ मटेरियल लेना है, कम मतलब सस्ता वाला मुझे रॉ मटेरियल लेना है, मुझे पैकेजिंग सस्ती वाली लेनी है, मुझे बर्गर जो है वो मतलब सस्ता हो लेकिन अच्छा हो, ये वाली अप्रोच रखनी है, ठीक है। ये नहीं है कि भाई जो भी है बस लेके डालो, ठीक है। तो टारगेट कॉस्टिंग का ये होता है कि भाई आप सबसे पहले अपनी जो कॉस्ट है, जो सेलिंग प्राइस है बेचने वाली, वो आप पहले डिसाइड करते हो, फिर आप अपनी उसके हिसाब से कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज़ करते हो, या जितना भी आपको उसको रखना है आप उसके अकॉर्डिंग चलते हो कॉस्ट को, ठीक है। जो आपकी बनाने की, जो भी आपकी पैकेजिंग वगैरह की कॉस्ट है उसको आप मैनेज करते हो अपनी सेलिंग प्राइस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है मार्केट एंड डिमांड टाइप्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर पेपर में आता है। मार्केटिंग वाले बच्चों को तो पता ही होना चाहिए, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में, इनफैक्ट आप 8th सेमेस्टर में भी हो ना, तो फिर तो ये कंपलसरी है कि आपको पता ही होना चाहिए। और ये याद रखिएगा, ये कभी ज़िंदगी में भूलने वाली चीज़ नहीं है। ये आपके इंटरव्यू में नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं कि भाई मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, ओलिगोपोलिस्टिक क्या होता है, प्योर कंपटीशन क्या होता है, और आपका प्योर मोनोपोली कौन होता है, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं, ये आपने हमेशा याद रखनी है, कभी भी नहीं भूलना। एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है, इसके ऊपर आपके हमेशा सवाल आता है। अगर आपके टॉपिक के अंदर ये इंक्लूड है तो टीचर इस पर लाजमी सवाल बनाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है प्योर कंपटीशन। प्योर कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर मैं सिंपल समझा रही हूँ, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं कर रही। बहुत लोग होते हैं इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आता भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बिल्कुल सिंपल रखो, कुछ बिल्कुल सीधा रास्ता है, इनका नाम से इनके कॉन्सेप्ट याद रखो, सब आराम से हो जाएगा, ठीक है। प्योर कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि आपके पास मेनी बायर्स होते हैं और मेनी सेलर्स भी होते हैं। मीन्स ये वो प्रोडक्ट होती है जो आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। हर बंदा इसको खरीदने के लिए तैयार होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें, करियाना स्टोर्स वाले होते हैं, ठीक है, उनके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ज़ाहिर है हर बायर लेने वाला है। करियाना स्टोर ऐसा नहीं है कि कहीं एक जगह पे, हर जगह पे अलग अलग जो है वो करियाना स्टोर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, मैनी बायर्स हैं, मैनी सेलर्स हैं प्योर कंपटीशन के अंदर, ठीक है। प्योर मीन्स बिल्कुल ही प्योर हो रहा है, और बिल्कुल ना ऐसा इसको याद रखने के लिए टेक्टिक्स है। टेक्टिक्स नहीं मतलब आप किसी भी तरह से अपना याद रख सकते हो कि भाई किस तरह से आपने अपना याद रखना है। जैसे मैंने बोला प्योर कंपटीशन, तो प्योर बिल्कुल ऐसे समझो कि हाँ जैसे नॉर्मल क्लास में हेल्दी कंपटीशन होता है ना, उस तरह से कि जितने यहाँ बायर होंगे जितने उतने ही सेलर्स होंगे, ठीक है। अब एक बायर और सेलर क्यों होंगे भाई, आपके नॉर्मल कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो आराम से कॉपी की जा सकती है, जो आराम से मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपका प्योर कॉम्पिटिशन हो जाएगा। उसके बाद आपके साथ है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि आपके पास मैनी सेलर्स होते हैं लेकिन आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसकी एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है। अब हर रेस्टोरेंट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन होती हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं बर्गर की, जो हमारी चल रही थी। अब आप जहाँ का बर्गर खाओगे, हर जगह का बर्गर डिफरेंट टेस्ट का मिलेगा। कोई मायो डालता है, कोई जो मस्टर्ड सॉस डालता है, कोई जो है वो कैप्सिकम डाल देता है उसके अंदर, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, आपकी जो सेलर है वो तो सेम है, मतलब सेलर बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट क्या है वो डिफरेंट है। डिफरेंट इन सेंस ऑफ टेस्ट, लुक वाइज तो आपको वही लगेगा, लेकिन क्या है डिफरेंट क्यों है, वो आपका टेस्ट वाइज डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद आपके साथ आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली के अंदर आपके पास क्या होता है कि बहुत ही कम सेलर्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि मोबाइल नेटवर्क कंपनीज हो गई, ठीक है, वो क्या करती हैं भाई, आपके पास बहुत, जैसे कि हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में भी जै बिल्कुल गिनती चलती गई हैं, ठीक है, जैसे कि यूफोन हो गया, जैज़ हो गया, टेलीनॉर हो गया, ये सब हो गए। तो ये क्या है, ये फ्यू सेलर्स हैं, ठीक। अब इसके अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, आराम से कॉपी कर सकता है, लेकिन क्या है इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है।
फिर उसके बाद आपके साथ आता है प्योर मोनोपोली। ये बिल्कुल आसान है, सिंपल सा है याद रखने के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक सेलर होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप पाकिस्तान में बात कर लो कि इलेक्ट्रिक हो गया या फिर आपके पास गवर्नमेंट यूटिलिटी सर्विस हो गई, ये सब आपकी क्या है, ये प्योर मोनोपोली है, मीन सिंगल सेलर है, ठीक है। अब उसके बाद आपके साथ आता है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ये भी याद रखने वाले हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूरी स्लाइड ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत सीरियस होकर बहुत अच्छे से इसके नोट्स बनाइएगा। मैं वैसे ही इन शॉर्ट करके आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपने एग्जाम के अंदर ना भूलो, ठीक है। सबसे पहले आपके साथ आता है प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन, ठीक है, जो डिमांड कर्व के अंदर बात की जाती है, ठीक है। प्राइस और डिमांड का जैसे रिलेशन होता है ना, कि भाई इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ी हो तो उसके अंदर ये मोस्टली पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले आपके पास आता है कि भाई प्रेस्टीज गुड्स एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके पास लग्जरी आइटम होता है। लग्जरी आइटम के अंदर क्या होता है कि भाई आपकी प्राइसेस हाई होती हैं और डिमांड भी हाई होती है। क्यों? जैसे कि फॉर एग्जांपल लग्जरी वॉचेस ले लो आप, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, लग्जरी वॉच के अंदर प्राइसेस हाई होती हैं और हाई स्टेटस भी होता है डिमांड का, ठीक है। उसके बाद आपके पास होता है नॉर्मल, अगर हम बात करें तो उसके अंदर प्राइसेस हाई होती है लेकिन डिमांड कम होती है। अब कैसे? जैसे कि बर्गर की प्राइस है 200, ठीक है, सेल्स हाई होगी, लेकिन अगर वही बर्गर की प्राइस 500 हो तो क्या होगा, सेल्स लो हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपके 5th सेमेस्टर में या 6th सेमेस्टर में ये आपके काम आएगा बहुत ज़्यादा ही। उससे पहले भी आ सकता है अगर आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी हो, ठीक है, जो आपको पहले से सब कुछ पढ़ा दें, उनका कोर्स जो है करिकुलम अच्छा हो बना हुआ, तो आप पहले ही पढ़ लोगे ये, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर क्या होता है कि प्राइस चेंज होने पर डिमांड कितनी चेंज होती है, ये आप देखते हो इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ दो नॉर्मल कॉन्सेप्ट हैं, इलास्टिक और इन इलास्टिक। अब समझते हैं कि भाई इलास्टिक डिमांड क्या होती है। इलास्टिक डिमांड के अंदर क्या होता है कि इस छोटा सा भी प्राइस का चेंज होगा ना, तो क्या होगा, आपकी बिग डिमांड चेंज हो जाएगी, मीन्स आपकी नॉर्मल डिमांड जो चल रही थी वही अफेक्ट होने लग जाएगी उससे। अब जैसे कि इसके अंदर बात कर लेते हैं कि भाई मैं नीचे जो है, आप लोगों के घर के नीचे फ्रेंच फ्राइज़ वाले होंगे नॉर्मल, ठीक है। अब आपने बोला भाई मुझे फ्रेंच फ्राइज़ खानी है, पहले जो है वो दे रहा था 30 का बॉक्स, ठीक है। अब उसने बोला 30 का बॉक्स ही ख़त्म हो गया, 50 का है। अब अचानक से जाके आप बोलोगे भाई क्या हो गया, दिमाग ख़राब है तुम्हारा, मतलब कल तो मैं लेके गया हूँ 30 का, आज तुमने 50 का कर दिया, पागल हो गए हो, ठीक है। अब क्या होगा, आप क्या करोगे, आहिस्ता आहिस्ता हट जाओगे उससे, फिर आपको अब उससे आगे जाओगे तो आगे जाके पता चलेगा भाई जो फ्रेंच फ्राइज़ है वो 30 का बॉक्स भी मिल रहा है और 50 का भी मिल रहा है। तो आप क्या करोगे भाई, आप वहाँ से उसका कस्टमर उसका हट जाएगा, लेकिन आप दूसरे के पास चले जाओगे जो 30 का आपको दे रहा था, ठीक है। तो ये नॉर्मल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कि भाई हल्के से भी प्राइस में आप चेंज करोगे तो आपकी डिमांड चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड के अंदर क्या होता है कि प्राइस चेंज तो हो रही है, सही है, मेजर प्राइस चेंज हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इससे डिमांड को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, या फिर बहुत ही कोई रेयर हल्का सा बिल्कुल डिफरेंस पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई इतना कोई मोस्ट जो है वो डिफरेंस नज़र नहीं आएगा आपको। वो किस में होता है, मेडिसिन में। अब जैसे कि कोविड आया था, सब कुछ आया था, उसके अंदर क्या था कि भाई आपका क्या था, सारी चीज़ें जो है वो डाउनफॉल पे चली गई थी, लेकिन मेडिसिन की प्राइस चल रही थी अपनी, जो कंसिस्टेंट चल रही थी, ठीक है। क्योंकि मेडिसिन ऐसी चीज़ है जो आप कुछ भी कर लो मेडिसिन काम आनी है, लोग बीमार होंगे तो मेडिसिन काम आएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, प्राइस की जितनी भी चेंज कर दो, जितनी भी बढ़ा दो, आपकी डिमांड वही रहेगी कांस्टेंट, ठीक है। हाँ, अगर उसका कोई ऑल्टरनेटिव आपको कम प्राइस में मिल रहा है तो डिमांड स्विच हो सकती है, लेकिन डिमांड चेंज नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है कंपैरेटर इन्फ्लुएंस। कंपैरेटर इन्फ्लुएंस के अंदर क्या होता है, कंपनी प्राइस सेट करते वक्त कंपैरेटर्स को भी देखती है, ठीक है। अब किस तरह से वो देखती है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रही हूँ कि मेरे अगर नियर बाय बर्गर में 250 का मिल रहा है, ठीक है, तो मेरा ये बिल्कुल राइट नहीं बनता कि मैं अपना बर्गर 500 में बेचूँ, ठीक है। अगर मुझे 250 में कोई बंदा बेच रहा है और मैं 500 में बेचूँ तो मैं बेवकूफ़ नहीं होंगी, मेरे पास जो मेरे लॉयल कस्टमर्स भी होंगे वो भी भाग कर उसके पास चले जाएंगे, ठीक है। तो मुझे अपने कंपैरेटर को भी देखते रहना पड़ता है कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। अब उसके बाद आते हैं हम एक्सटर्नल फैक्टर, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर, जिसके अंदर आपके पास वही बेसिक नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको हमेशा सुनने को मिलेंगी कि किन किन चीज़ों के वजह से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। जब भी आप एक्सटर्नल फैक्टर सुनो, सिंपल आँख बंद करके आपने इकोनॉमिक कंडीशंस आपने डाल देनी है, ठीक है। अगर महंगाई बढ़ गई तो फिर गवर्नमेंट रूल्स हो गया, अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंप्लीमेंट कर दिए तो फिर उसकी वजह से भी आपकी प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती हैं। सोशल कंसर्न, अगर हेल्थ ट्रेंड का कोई कंसर्न आ गया है तो फिर भी आपकी जो ग्रोथ है, प्राइसेस हैं, उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर होता है यहीं पे एंड, बहुत लेंदी हो गया है, लेकिन ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर।